देखिए बच्चों, हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे परासरण एवं परासरण दाब के बारे में। देखिए बच्चों, आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाएं देखी होगी। जैसे किशमिश है, किशमिश को अगर पानी में रखा जाता है तो थोड़ी देर बाद किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। इसके अलावा चने, मटर, इनको अगर आप पानी में डालोगे तो ये भी फूल जाते हैं। मुरझाए हुए जो हमारे फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं मुरझाए हुए, अगर उन्हें आप पानी में डालोगे तो वो भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो इन सब का कारण क्या है? देखिए बच्चों, इन सब का कारण परासरण है। क्या है? परासरण है। देखिए, जो हम लोगों ने अभी बात की, किशमिश की बात की, या चने या मटर के बारे में हम लोगों ने बात की, या फूलों के बारे में हम लोगों ने बात की, ये सब अर्ध पारगम्य झिल्ली से परिबद्ध रहते हैं। यानी इनके चारों तरफ जो एक पतली सी लेयर, पतली सी झिल्ली पाई जाती है, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली पाई जाती है। और इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के कारण ही इनमें क्या होता है, जल अंदर प्रवेश कर जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये परासरण होता क्या है। ये कहा जाता है कि जब अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी विलयन और विलायक को पृथक किया जाता है तो जो विलायक होता है या जो विलायक के कण होते हैं वो विलायक से विलयन की ओर जाने की कोशिश करते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो विलायक के कण होते हैं वो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं और इसी प्रक्रम को परासरण कहा जाता है। और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक की सांद्रता दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। तो देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, किसी परासरण झिल्ली के एक ओर शुद्ध विलायक तथा दूसरी ओर विलयन को रखा जाए तो विलायक के अणु झिल्ली में से होकर विलयन में पहुंचते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी किसी शुद्ध विलायक को और विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो जो विलायक के कण है वो विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तथा दोनों ओर समान सांद्रता उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। देखिए, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक ओर कम सांद्रण वाला तथा दूसरी ओर अधिक सांद्रण वाला विलयन रखा जाए तो विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सांद्रता दोनों ओर समान ना हो जाए और यह प्रक्रम परासरण कहलाता है। और देखिए, साम्यावस्था प्राप्त होने तक यह प्रवाह सतत ही बना रहता है। तो देखिए बच्चों, ये आपको परासरण की परिभाषा तो समझ में आई होगी कि परासरण होता क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, जो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये चयनात्मक पारगम्य होती है। कहने का मतलब है ये अपने अंदर से विलायक के कणों को तो गमन करने देती है। कहने का मतलब है कि जो विलायक है उसके अवयवी कण या विलायक के कण तो इसमें से आर पार जा सकते हैं, लेकिन जो विलय है, विलय के कण इसमें से गमन नहीं कर सकते। तो ये कैसी हुई, चयनात्मक पारगम्य हुई। यानी विलायक तो गमन कर सकते हैं और विलय के कण इसमें से गमन नहीं कर सकते। अब देखिए, हम प्राकृतिक तौर पे अगर बात करें तो प्राकृतिक तौर पे जितनी भी जंतुओं की या वनस्पति की झिल्ली होती है या सुअर की ब्लैडर है, पार्चमेंट है, तो ये सब तो एक उदाहरण हो गए हमारे प्राकृतिक झिल्ली के, प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली के। लेकिन अगर हम लोग बात करें संश्लेषित अर्ध पारगम्य झिल्ली की बात करें तो वो बनी होती है सेलुलोज एसीटेट की, या हम इसके लिए सेलोफोन भी कह सकते हैं, सेलोफेन की बनी हुई होती है। अब देखिए, जो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, तो देखिए बच्चों, अर्ध पारगम्य झिल्ली में छोटे छोटे अति सूक्ष्मदर्शी छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र भी कह सकते हैं। यानी छोटे छोटे रंध्र और छिद्र पाए जाते हैं और इन रंध्र और छिद्रों में से केवल विलायक के कण ही आर पार जा सकते हैं।
तो परासरण के लिए ये जरूरी है कि जो विलायक और जो विलयन है, या हम कह सकते हैं कि जो हम दो अलग अलग सांद्रता के विलयनों की बात कर रहे हैं, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या हो, पृथक हो। ठीक है, आप देखिए इधर ध्यान से, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। देखिए ये, इससे आपको परासरण की क्रियाविधि और अच्छे से समझ में आएगी। मान लीजिए हमने एक पात्र में बीच में लगा दिया अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। कोई पात्र है और उसके बिल्कुल बीचों बीच में हमने ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, इसके एक तरफ भरा हुआ है विलायक, शुद्ध विलायक, और एक तरफ हम लोगों ने भर रखा है विलयन। देखिए बच्चों, एक तरफ भरा है विलायक और एक तरफ भरा हुआ है विलयन। तो क्या होगा, परासरण की क्रिया होगी। क्या होगी, परासरण की क्रिया होगी। और परासरण की क्रिया किस तरीके से होगी, जो विलायक के कण हैं, ये जो विलायक के कण हैं, ये यहाँ से विलयन की ओर गमन करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखिए विलायक के कण कहाँ पर आ रहे हैं, विलायक के कण विलयन की तरफ आ रहे हैं। देखिए ये एरो से आपको पता लग रहा है, और इसी प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, परासरण। अब ये क्रिया कब तक चलती है, जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रता क्या नहीं हो जाए, बराबर। ठीक है, अब देखिए परासरण दाब। देखिए बच्चों, परासरण के बारे में तो आपको समझ में आया होगा कि जब अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी भी विलयन को या विलायक को पृथक पृथक किया जाता है, तो विलायक के जो कण है वो कहाँ पर आते हैं, विलयन की तरफ आते हैं। ठीक है, यानी विलयन की ओर गमन करते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होते हुए, इसे हम परासरण कहते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर विलयन पर दाब लगाया जाए तो हम इस परासरण को रोक सकते हैं। यानी विलयन पे दाब लगाकर हम विलायक के कणों का विलयन में जो गमन हो रहा है उसे रोक सकते हैं, और इस लगाए गए दाब को ही क्या कहा जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर प्रवाह विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। तो देखिए बच्चों, कैसे रोक सकते हैं, विलयन पर दाब लगाकर हम इसे रोक सकते हैं, और यह दाब परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, ये परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को पाई से डिनोट किया जाता है, पाई से दर्शाया जाता है। देखिए ये जो आपके सामने ये डायग्राम है, आपके सामने जो ये चित्र है, इसे आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे परासरण दाब लगता है और किस तरीके से परासरण को रोका जा सकता है। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये जो दो पात्र है, ये आपस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए हैं। देखिए बच्चों, SPM, ये जो SPM लिखा हुआ है, इसका मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो देखिए बच्चों, ये बीच में क्या लग रही है, ये जो बीच में लग रही है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लग रही है। एक तरफ तो हमने ले लिया विलायक को, और एक तरफ हमने क्या ले लिया, विलयन को। ठीक है, ले लिया। यहाँ पे अभी हम मान लीजिए शुरुआत में नॉर्मल परिस्थिति में कोई दाब नहीं लगाया जा रहा है, तो क्या होगा, जो विलायक के कण हैं वो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होते हुए किधर आएंगे, विलयन की तरफ आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे, और धीरे धीरे विलयन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे भाई, विलायक के कण जब विलयन में आ रहे हैं तो धीरे धीरे विलयन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए इस विलयन पर हम लोग लगा दे दाब, कोई पिस्टन लगा के अगर हम लोग लगा दे, देखिए ऊपर से क्या लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। मान लीजिए इस विलयन पे हम लोगों ने लगा दिया दाब, तो क्या होगा, जैसे ही विलयन पे दाब लगाएंगे परासरण की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है अब इस विलायक के जो कण हैं वो विलयन में नहीं आएंगे। यानी हमने क्या किया, परासरण को रोक दिया। और इसी दाब को, ये जो पाई है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से विलयन पर परासरण दाब को लगाकर हम परासरण की क्रियाविधि को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। किसी विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो परासरण को रोकने के लिए लगाया जाता है। समझ में आ गया। परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है जो कि विलेय की अणु संख्या पे निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। ये बच्चों आपको पता है कि जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, वो विलेय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तनु विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि परासरण दाब दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, पाई बराबर CRT।
देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे परासरण दाब का जो फॉर्मूला है पाई बराबर CRT। पाई आप लोगों को पता है परासरण दाब है, और R यहाँ पे गैस स्थिरांक है, और T ताप है, और C हम लोग जो मोलरता की बात कर रहे थे। अब आपको पता है मोलरता क्या होती है? मोलरता होती है विलेय के मोलों की संख्या बटा आयतन होती है। तो चलिए हम C का मान रख देते हैं। तो C की जगह हम लोग रख देंगे N2/V। क्या रख देंगे? N2/V। N2 क्या है? देखिए N2 है विलेय के मोलों की संख्या, V क्या है? विलयन का आयतन, R आप लोगों को पता है गैस स्थिरांक है, और T क्या है? ताप है। अब यदि मान लो M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान हो और W2 विलेय की मात्रा हो। देखिए बच्चों, अगर M2 से तो मैं डिनोट करूं विलेय के मोलर द्रव्यमान को, और W2 से मैं प्रदर्शित करूं विलेय की मात्रा को, तो मैं N2 की जगह क्या लिख सकती हूँ? W2/M2 लिख सकती हूँ। अरे भाई N मोलों की संख्या है, और मोलों की संख्या आपको पता है ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान इसके बराबर होती है। तो मैं N2 की जगह W2/M2 रख सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बराबर W2/M2/VRT, और हमारा क्या सूत्र निकल के आया? पाई बराबर W2RT/M2V। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, नहीं आया? देखिए ये हमारा परासरण दाब का फॉर्मूला निकल के आया है। देखिए बच्चों ध्यान से, परासरण दाब का फॉर्मूला निकल के आया है पाई बराबर W2RT/M2V। अब इस V को अगर मैं उधर ले जाती हूँ, V को उधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा पाई V बराबर W2RT/M2। होगा नहीं होगा? तो देखिए इधर ध्यान से देखिए, ये सूत्र निकल के आ गया पाई V बराबर W2RT/M2। क्लियर है? आगे देखिए, अतः W2 T पाई और V अगर ज्ञात हो तो हम विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ से ये जो M2 है विलेय का मोलर द्रव्यमान है वो ज्ञात कर सकते हैं, और हमारा क्या सूत्र हो जाएगा? देखिए M2 को इधर ले आएंगे तो M2 बराबर W2RT/पाई V हो जाएगा। इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आगे देखिए, परासरण दाब मापन विलेयों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की प्रचलित विधि है। जो ये परासरण दाब मापन विधि है ना, ये विलेय के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने की बहुत ही प्रचलित विधि है। और देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि जितने भी वृहद अणु होते हैं, वृहद अणु का मतलब है जैसे प्रोटीन है या बहुलक है, तो उनके जो मोलर द्रव्यमान है वो परासरण दाब मापन विधि के द्वारा ही ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार के विलयन निकल के आएंगे। देखिए परासरण दाब के आधार पर 3 प्रकार के विलयन है, समपरासरी विलयन, अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन। तो हम इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए समपरासरी विलयन क्या होते हैं? दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले 2 विलयन समपरासरी विलयन कहलाते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो पृथक पृथक दोनों विलयन हैं, अगर उन दोनों विलयनों का परासरण दाब समान है तो उसे हम क्या बोलेंगे? समपरासरी विलयन। क्लियर है? ऐसे विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उनके मध्य परासरण नहीं होता है। तो समपरासरी जो विलयन होते हैं उनके मध्य परासरण नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, अति परासरी विलयन क्या होता है? दिए गए ताप पर असमान परासरण दाब वाले 2 विलयनों में से जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा 2 विलयनों को पृथक कर दिया। अब उन दोनों विलयनों में से जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा उसको अति परासरी विलयन कहेंगे, और जिसका परासरण दाब कम होगा उसे अल्प परासरी विलयन। तो देखिए, अधिक असमान परासरण दाब वाले 2 विलयनों में से जिसका परासरण दाब अधिक होता है वो कहलाता है अति परासरी। और आगे देखिए, अल्प परासरी क्या होता है? दिए गए ताप पर असमान परासरण दाब वाले 2 विलयनों में से जिनका परासरण दाब कम होता है
दो विलयनों में से जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्प पराश्रयी विलयन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि समपराश्रयी विलयन क्या होता है, अति पराश्रयी विलयन क्या होता है और अल्प पराश्रयी विलयन क्या होता है। अब एक उदाहरण से इन तीनों को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जो रुधिर कोशिका होती है, देखिए रुधिर कोशिका में स्थित द्रव का परासरण दाब 0.9% द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत की बात कर रहे हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सोडियम क्लोराइड के विलयन के समान होता है। यानी हमारी जो ब्लड सेल्स होती है, जो रुधिर कोशिकाएं होती है, उनमें जो द्रव होता है वो द्रव 0.9% वेट बाय वॉल्यूम जो NaCl का विलयन है, ये हम बात कर रहे हैं NaCl का विलयन। देखिए बच्चों, हम NaCl की बात कर रहे हैं तो 0.9% द्रव्यमान बटा आयतन का जो NaCl का विलयन है उसके बराबर होता है। क्लियर है। अब मान लीजिए इस विलयन को, ये 0.9% और ये W/V द्रव्यमान बटा आयतन जो NaCl है उसको अगर शिराओं में इंजेक्ट किया जाता है तो बहुत सुरक्षित रहता है, क्योंकि क्या है भाई, दोनों का परासरण दाब भी क्या है, बराबर है। तो यानी ये दोनों क्या होंगे, समपराश्रयी विलयन होंगे और इसमें किसी भी प्रकार का परासरण नहीं होगा। तो देखिए, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, समपराश्रयी विलयन होते हैं, यानी कहने का मतलब है 0.9% द्रव्यमान बटा आयतन जो NaCl का विलयन है वो हम रुधिर कोशिकाओं में इंजेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि दोनों समपराश्रयी है। आगे देखिए, लेकिन यदि 0.9% द्रव्यमान बटा आयतन NaCl से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में, यानी इससे अधिक प्रतिशतता वाला अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रुधिर कोशिकाओं को रख दिया जाता है तो जल कोशिकाओं से बाहर निकल आता है। देखिए बच्चों, अब क्या होगा, अगर 0.9% जो द्रव्यमान बटा आयतन NaCl है उससे अधिक सांद्रता के विलयन में हम लोगों ने अगर रुधिर कोशिकाओं को रख दिया तो देखिए क्या होगा, जल कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है और वे संकुचित हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का विलयन यहाँ अति पराश्रयी विलयन है। क्या है यहाँ पे, अति पराश्रयी विलयन, और अति पराश्रयी विलयन के कारण रुधिर कोशिकाओं में से जल बाहर निकल जाएगा, हमारी रुधिर कोशिकाएं संकुचित हो जाएगी। क्लियर है। आगे देखिए, और यदि इस लवण की सांद्रता 0.9% द्रव्यमान बटा आयतन से कम होती है, कहने का मतलब है अगर रुधिर कोशिकाओं को इससे कम सांद्रता वाले विलयन में रख दिया जाएगा तो क्या होगा, तो जल कोशिकाओं के अंदर प्रवाहित होता है, यानी जल कोशिकाओं के क्या चल जाएगा, अंदर चला जाएगा और कोशिकाएं हमारी फूल जाती है। और अब सोडियम क्लोराइड का जो विलयन है वो यहाँ पे क्या है, अल्प पराश्रयी विलयन है। तो इस उदाहरण से आपको समपराश्रयी, अति पराश्रयी और अल्प पराश्रयी तीनों तरीके के जो विलयन है वो समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं हम प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन के बारे में। देखिए बच्चों, प्रतिलोम परासरण और जल शोधन के बारे में देखिए, आप लोगों को ये तो पता है कि विलयन पर दाब लगाकर, या जिसे हम कह सकते हैं परासरण दाब लगाकर हम परासरण को रोक सकते हैं। वापस ध्यान दीजिएगा कि परासरण दाब की सहायता से हम परासरण की प्रक्रम को या परासरण के प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन यदि ये दाब परासरण दाब से भी ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा, जो परासरण की क्रियाविधि है वो बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। वापस देखिए बच्चों, जो हम लोग विलयन पे जो दाब लगा रहे हैं, जो परासरण दाब लगा रहे हैं, अगर ये दाब परासरण दाब से और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो हमारे परासरण का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और अब क्या होगा, जो विलयन है, विलयन में से जो विलायक है वो शुद्ध विलायक की ओर जाएंगे, यानी कहने का मतलब है विलयन में से विलायक के अवयवी कण शुद्ध विलायक की ओर प्रवाह होंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। अर्थात अब शुद्ध विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में पारगमन करता है। मैंने आपको बताया ये भाई, कहाँ जाएगा, अब विलयन में पारगमन करता है, विलयन से बाहर निकल जाता है।
इसे प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। देखिए बच्चों, अब विलयन में से विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली में से शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं और इस प्रक्रिया का उपयोग जल के शुद्धिकरण, समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। आगे देखिए, प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है और इसके लिए सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई फिल्म का उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई फिल्म का उपयोग किया जाता है क्योंकि सेल्यूलोज एसीटेट जल के लिए तो पारगम्य है, परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए क्या होता है? ये अपारगम्य होता है। और देखिए बच्चों, आजकल जो हमारे घर में आरओ लग रहे हैं जल के शुद्धिकरण के लिए, फ्लोराइड या और भी दूसरे आयंस को हटाने के लिए जो आरओ लग रहे हैं, वो आरओ इसी सिस्टम पे कार्य करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के सिस्टम पे। इसी कारण से जो हमारा अशुद्धियों वाला जल है, जो हमारा बहुत से आयनों वाला जो जल है, वो शुद्ध जल में कन्वर्ट हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि इससे जल का शुद्धिकरण या विलवणीकरण किया जाता है। अब इस प्रतिलोम परासरण को या रिवर्स ऑस्मोसिस को इस डायग्राम से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, मान लीजिए बीच में ये अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा हमने इस एक पात्र को हमने क्या कर दिया है? अलग अलग कर दिया है। यानी बीच में एक पात्र है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। एक तरफ आपने ले लिया शुद्ध जल और दूसरी तरफ आपने क्या ले लिया? लवणीय जल। एक तरफ ले लिया शुद्ध जल और एक तरफ ले लिया लवणीय जल। जब आप इस पे किसी भी प्रकार का दाब नहीं लगा रहे, परासरण होगा और यहाँ से जल, शुद्ध जल जाएगा लवणीय जल की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इस पे परासरण दाब लगाओगे तो परासरण बिल्कुल रुक जाएगा। जैसे ही आप परासरण दाब लगाओगे, परासरण रुक जाएगा। और जब आप इस दाब को और अधिक बढ़ा दोगे तो परासरण की दिशा बदल जाएगी। कहने का मतलब है परासरण का प्रक्रम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और अब क्या होगा? जो ये लवणीय जल है, इसमें से जल के अवयवी कण किधर आएंगे? शुद्ध जल की ओर आने शुरू हो जाएंगे। यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली में से जल के अवयवी कण शुद्ध जल की तरफ आ जाएंगे और इस तरीके से हमारे जल का क्या हो जाएगा? शुद्धिकरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है कि जो दाब लगाया है, जो दाब इन्होंने लगाया है, देखिए बच्चों, वो पाई का मतलब है परासरण दाब से ज्यादा लगाया है। समझने की कोशिश करना। अरे भाई, जब परासरण दाब लगाया जाता है जब तो परासरण रुकता है, लेकिन जब लगाया जाने वाला दाब परासरण दाब से ज़्यादा लगाया जाता है तभी प्रतिलोम परासरण होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से प्रतिलोम परासरण होता है। यानी कहने का मतलब है जो दाब है वो परासरण दाब से ज़्यादा होना चाहिए। और इसका उपयोग मैंने आपको बता ही दिया है भाई, समुद्री जो जल है उसके विलवणीकरण में या हमारे जल के शुद्धिकरण में। और हमारे सबके घरों में जो आजकल आरओ लग रहा है वो इसी सिस्टम पे कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है परासरण दाब और उसी से संबंधित प्रतिलोम परासरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हमारा अगला वीडियो है उसमें हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।